नमस्कार साथियों, सर्व शिक्षालय में आपका स्वागत है। साथियों, कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जो पहले से चले आ रहे प्रावधान थे उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। जैसे कि पीएचडी में एंट्रेंस के लिए किस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो उस सर्टिफिकेट की वैधता कितने दिन तक रहेगी, अथवा अगर कहीं भी आप अगर शोध में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है वो जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है, क्या उसके मार्क्स की ज़रूरत अब पड़ेगी अथवा नहीं पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कुछ कुछ नए प्रावधान भी डाले हैं, नए नियम डाले हैं, और कुछ स्तर पर उससे बच्चों को सहूलियत भी मिलनी है, और कई स्तरों पर बच्चों को आगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को देखते हुए समझेंगे कि हमें कहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है और कहाँ पर हम विशेष सतर्कता बरत सकते हैं। तो ऊपर तो आप देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपका सेकंड पैरा है, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। लिखा हुआ है मैनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट, ये देखिए, एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो मल्टीपल है, जो यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पीएचडी में एडमिशन लेती थी, जो अपना सेल्फ अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती, उन्हीं के संदर्भ में यूजीसी ने यहाँ पर बात कही है। तो उसी को देखते हुए टू हेल्प द स्टूडेंट विथ वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन एज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, the UGC constituted an expert committee to review the provisions of national eligibility test। इसके माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है कि जो मल्टीपल टेस्ट से बच्चों को गुजरना पड़ता था अगर उनको कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं सरल करने के लिए, आसान करने के लिए यूजीसी ने ये कदम उठाया है। आगे देखिए, लिखता है कि बेस्ड ऑन एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन इन इट्स 578th meeting held on 13 March 2024, the UGC had decided that from the academic session 2024-25, the net score can be used for admission to PhD programs in place of entrance test conducted by the different university HEI, मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर बात किया गया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो सर्टिफिकेट आपको जारी करेगा उसको 3 भागों में उसने डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। यानी कि अब आपको अगर कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। जो भी स्कोर कार्ड आपको एनटीए या यूजीसी नेट रिलीज़ करेगा उसी के मार्क्स के आधार पर कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा। पर इसमें कुछ और भी प्रोविज़न्स हैं जिसको हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। कैटेगरी 1 में जो बच्चे आएंगे, जो मार्क्स, ये जो कैटेगरी डिवाइड किया जाएगा ये मार्क्स के बिहाफ पर ही डिवाइड किया जाएगा। इसमें जो परसेंटाइल आपको मिलेगा एग्ज़ाम में उसी के बिहाफ पर ये सारी की सारी चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं, है ना। जो कैटेगरी 1 में है वो जो स्टूडेंट जिनको कैटेगरी 1 में रखा जाएगा वो एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, मतलब पीएचडी में तो एडमिशन होगा ही होगा और उनको फेलोशिप भी मिलेगी, साथ में वो अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए भी वो एलिजिबल होंगे। वहीं जो सेकंड कैटेगरी है उसमें जो बच्चे रखे जाएंगे वो एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, मतलब उनको जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, उनको फेलोशिप नहीं मिलेगी, पर वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट भी उनका हो सकता है। वहीं जो थर्ड कैटेगरी है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी, मतलब ये पीएचडी में एडमिशन तो ले सकते हैं,
eligible for admission to PhD programs only and not for award of JRF और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब उनको JRF नहीं मिलेगा और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकेंगे। आगे देखते हैं, इन्हीं सारी बातों को कहीं ना कहीं UGC ने टेबल के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। कई बार बच्चे लैंग्वेज के स्तर पर अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से या फिर टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो इसमें देखिए लिखा गया है कैटेगरी 1 वाला जो होगा वो उनको JRF भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकेंगे और PhD में भी उनका एडमिशन हो सकेगा, मतलब तीनों ऐसे। वहीं कैटेगरी जो सेकंड है इनको JRF नहीं मिलेगा, मतलब इनके मार्क्स इतने नहीं होंगे या इतना मार्क्स वो गेन नहीं किए होंगे कि उनको JRF अवॉर्ड किया जा सके, इसलिए ही उनको कहीं ना कहीं सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है और वो PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पे जो थर्ड कैटेगरी है इनको JRF तो नहीं ही मिलेगा क्योंकि ये सबसे लोअर मार्क्स की कैटेगरी में आएंगे, है ना। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी अपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकेगा क्योंकि मार्क्स इनका लो है, पर इनको PhD के एडमिशन के लिए दावेदार माना जाएगा। आगे देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन बाई अ कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू PhD। आगे लिखा गया है, द JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट एडमिटेड इनटू PhD प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशंस। ये जो भी लोग क्वालिफाई होंगे उनका एडमिशन जो होगा वो इंटरव्यू के, मतलब जो मार्क्स गेन किए हैं वो और इंटरव्यू इन दोनों को कंसिडर करते हुए ही आगे उनका एडमिशन होगा, यानी कि उसी को आधार कहीं ना कहीं माना जाएगा। आगे लिखता है कि फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ये मेन बात है, यानी कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 ये जो है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD और एडमिशन टू PhD एंड PhD ओनली, इसमें ये दोनों जो है नो है। तो इसमें बताया गया है कि फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड 70% वेटेज विल बी गिवन टू टेस्ट स्कोर्स एंड 30% वेटेज फॉर इंटरव्यू एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स। अर्थात जो भी आप मार्क्स प्राप्त करेंगे, है ना, जो भी आपका स्कोर कार्ड होगा उसका जो मार्क्स का वेटेज होगा वो 70% होगा, है ना। और जो इंटरव्यू होगा, है ना, उसका वेटेज कितना होगा, 30% होगा। अर्थात अगर टोटल 100 का जो वेटेज है 100 मार्क्स अगर हम डिसाइड करते हैं तो उसमें 70% जो कंसिडरेशन होगा आपके स्कोर कार्ड से होगा और 30% कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू बोर्ड बैठेगा, जो लोग इंटरव्यू लेंगे उस मार्क्स का वेटेज उसमें कंसिडर किया जाएगा। आगे दिया गया, द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय कैंडिडेट इन कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये मूल चीज़ है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पहले जो लोग नेट क्वालिफाई कर जाते थे उनको 1 साल की वैधता के इतर उनको लगभग कह सकते हैं कि लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती थी, पर अब जो प्रोविज़न है वो 1 ईयर का है। अर्थात आप अगर कैटेगरी सेकंड और थर्ड में आते हैं तो इसकी वैधता क्या होगी, ये 1 ईयर होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो एक इससे कंक्लूज़न निकलता है कि आपको 1 साल के अंदर ही कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन 1 साल के अंदर नहीं ले पाते हैं, अगर 1 साल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, है ना, अगर 1 साल में एडमिशन नहीं हुआ तो आपको फिर दोबारा अगेन आपको टेस्ट में अपीयर होना होगा। तो ये कुछ बातें थी, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है कि कहीं ना कहीं जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग क्षमतावान हैं, वो बार बार अगर एडमिशन उनका नहीं होता तो दोबारा वो नेट एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इसमें कई बार जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटेंट होगा, जिसके पास कैलिबर है, वो तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही जाएगा, पर कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो एक इससे कंक्लूज़न निकलता है कि आपको 1 साल के अंदर ही कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन 1 साल के अंदर
नहीं ले पाते हैं, अगर 1 साल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, है ना, अगर 1 साल में एडमिशन नहीं हुआ तो आपको फिर दोबारा अगेन आपको टेस्ट में अपीयर होना होगा। ऐसे में आप सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आगे अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि इस नोटिफिकेशन के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी अनक्लियर्ड हैं, पर एक चीज़ क्लियर है कि आपको अब लग के मेहनत करना पड़ेगा और कोशिश करिए कि आप कैटेगरी 1 में अपने आप को समाहित करिए, आपके मार्क्स इतने हों कि इन तीनों चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। पर वो स्टूडेंट जो इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ख़ास तौर से ये जो कैटेगरी 2 और 3 वाले लोग हैं, ये वाले लोग, तो पहली बात तो इनके मार्क्स चूँकि कम होंगे इसलिए 2nd कैटेगरी में ये डाले जाएंगे और इनको स्कॉलरशिप तो मिलनी नहीं है, दोनों में ही, यहाँ पर देखिए इन दोनों में ही स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है इनको, तो इनके लिए वैधता जो है हमेशा 1 साल के लिए ही रहेगी, है ना। तो आपको बार बार एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा और जो JRF वाले जो लोग हैं उनके लिए वैधता वही जो 2 साल या 3 साल जो मिल रही थी वो कंटिन्यूड रहेगी, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं है, उनको तो लाभ है ही, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात कि अगर आप मार्क्स ठीक गेन कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप मार्क्स अप टू दैट लिमिट गेन नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए चैलेंज अभी भी या आगे भी बना रहेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आगे आने वाले समय में लगातार परिवर्तन होंगे, परिवर्तन हो रहे हैं, अपग्रेडेड वर्जन बच्चों के आ रहे हैं, तो जो भी लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत कर लेने की ज़रूरत है कि वो जितना जल्दी से जल्दी इस भवसागर से पार हो जाएं उतना ही अच्छी बात है। और बाकी इसके अलावा अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप शाम को क्लास होगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर आप अपने प्रश्न को रखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस कर पाएँ। और नीचे कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है, वहाँ पर भी आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी आपका आंसर दे पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत सारा आभार, नमस्कार।